हेलो। हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में, मोहम्मडन लॉ में मेहर के बारे में। मुस्लिम लॉ में मेहर के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। मेहर एक ऐसी धनराशि है या ऐसी संपत्ति है जिसके भुगतान करने का पति ने विवाह की संविदा के बाद सम्मान के प्रतीक के रूप में, यानी पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पत्नी को देने का वचन दिया हो। सामान्यतः ये विवाह का प्रतिफल कहा जाता है। ये विवाह का प्रतिफल माना जाता है क्योंकि ये माना गया है मुस्लिम विधि में जो विवाह होता है एक संविदा होती है और संविदा के लिए प्रतिफल जरूरी होता है। तो प्रतिफल के रूप में मेहर को माना गया है। न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार ये बताया है कि मेहर मुस्लिम विधि में ये धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के बदले में, यानी प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है तथा यदि विवाह के समय इसे नियत ना किया जाए या इसका जिक्र ना किया जाए तो भी कानून पत्नी को मेहर का हक प्रदान करता है। ये बात अब्दुल कादिर बनाम सलीमा बेगम के केस में आई थी। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में सन 1886 का केस था ये, और न्यायमूर्ति महमूद ने ये फैसला दिया था, और जो बात मैंने अभी बताई थी इस केस में बताई गई थी। अच्छा, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1919। जुबैदा बीबी 1919 के केस में क्या कहा गया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यकता की प्रसंगति है, और यहाँ तक कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो इसका निर्धारण निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। नाजमा बेगम बनाम रिजवान अली। अगला केस देखिए, नाजमा बेगम बनाम रिजवान अली। तीसरा, नाजमा बेगम वर्सेस रिजवान अली। इस केस में क्या कहा गया देखिए, ये केस 1980 का है। ये तो नया केस है, बहुत पुराना नहीं है। 1980 का केस है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया, ये कहा कि जो मुअज्जल मेहर है, मुअज्जल मेहर को प्राप्त करने का अधिकार समागम से पूर्वगामी है। पति अपनी इच्छा अनुसार मेहर की धनराशि नियत कर सकता है, चाहे वह धनराशि उसकी स्थिति से बाहर हो। ये बात नाजमा बेगम के केस में कही गई थी। बाहर की बात हो या उस धनराशि को अदा करने के पश्चात उसके दायादों यानी उत्तराधिकार के लिए कुछ भी ना बचे, उत्तराधिकारियों के लिए कुछ भी ना बचे। परंतु सुन्नी विधि के अंतर्गत पति किसी भी मामले में 10 दिरहम से कम मेहर नियत नहीं कर सकता। कम से कम
10 दिरहम सुन्नी विधि में, सुन्नी विधि में कम से कम 10 दिरहम, दिरहम एक मुद्रा का नाम है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम उमरतुल रसूल के केस में 1960 का पटना का केस है। उसमें कहा गया कि मेहर की राशि सामान्यतः मौखिक संविदा के द्वारा नियत की जाती है और यह रीति मान्य है। मेहर की अधिकतम तथा न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि न्यूनतम राशि हनफी जो विधिवेत्ता हैं, हनफी जो संप्रदाय है उसके द्वारा 10 दिरहम और मलकी लोगों में 3 दिरहम नियत की गई थी। ठीक, हनफी में कम से कम 10 दिरहम और मलकियों में, जो मलकी हैं, मलकी संप्रदाय होता है उसमें 3 दिरहम नियत की गई थी, निर्धारित किए गए थे। ये न्यूनतम राशि अब देखा जाए तो अव्यवहारिक है। कहाँ कौन माना है 10 दिरहम और 3 दिरहम, बहुत कम है। तो इसीलिए ये अव्यवहारिक मानी गई है इतनी धनराशि। अच्छा, एक बात और है, मेहर की जो राशि है, मेहर की जो धनराशि है वो विवाह से पहले भी तय हो सकती है या विवाह के समय भी तय हो सकती है, तथा विवाह के बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। भाई, विवाह से पहले तय हो सकती है, विवाह के समय तय हो सकती है, या विवाह के बाद बढ़ाई जा सकती है। मेहर की पुष्टि किस प्रकार होगी? तो 3 बातों से मेहर की पुष्टि होगी। मेहर की पुष्टि किस प्रकार होगी? देखिए, मेहर की पुष्टि 3 बातें हैं। पहली बात है कि विवाह की पूर्वावस्था प्राप्त होने पर, विवाह की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर, ठीक, वहाँ मेहर लागू हो जाता है। पूर्ण अवस्था समागम हो गया है तब। मान निवृत्ति द्वारा, और तीसरा है पति या पत्नी की मृत्यु पर, पति या पत्नी की मृत्यु पर, ठीक, मेहर दिया जाता है। ये पुष्टि मेहर की इस तरीके से होती है। मेहर की राशि 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो राशि है मेहर की, उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। मेहर की राशि को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुआज्जल, और दूसरा मुबज्जल। थोड़ा सा फर्क है, मुबज्जल मेहर, मुबज्जल मेहर। ये 2 प्रकार के मेहरों में इन्हें बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं मेहर को, मेहर की राशि को 2 भागों में। अच्छा, मुअज्जल मेहर का अर्थ क्या होता है? विवाह के बाद तुरंत दे होता है। वो मेहर जो विवाह के तुरंत बाद दिया जाता है वो मुअज्जल मेहर होता है। और जो पति की मृत्यु पर या तलाक पर, जब तलाक के द्वारा विवाह का विघटन होता है तब, या मृत्यु पर विवाह विच्छेद होता है, उस समय मुअज्जल मेहर दिया जाता है। ये 2 कंडीशन बताई गई हैं। मुअज्जल मेहर पत्नी द्वारा विवाह के पूर्ण अवस्था के बाद किसी भी समय पत्नी मांग सकती है, किसी भी समय वसूल कर सकती है। शिया विधि के अनुसार कुछ भाग मुअज्जल माना जाता है और कुछ भाग मुबज्जल माना जाता है। मतलब कुछ भाग ये और कुछ भाग ये, दोनों अलग अलग बताए हैं। दोनों के अनुपात रिवाज के द्वारा नियत किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, जैसा रिवाज होता है। तथा रिवाज के अभाव में क्या होता है? रिवाज के अभाव में पक्षों की हैसियत और मेहर की कुल राशि के द्वारा नियमित होता है। ये शिया विधि में कहा गया। मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी का क्या अधिकार है?
अगर किसी भी मेहर का भुगतान ना किया जाए तो पत्नी को क्या अधिकार होगा? कौन से अधिकार होंगे देखिए। तो कौन से अधिकार होंगे देखिए, मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी का अधिकार। कौन कौन सा पत्नी का अधिकार होगा? अगर एक पति मेहर नहीं देता है तो पत्नी के कौन कौन से अधिकार होंगे? पहला अधिकार है कि वो पति से संभोग करने के लिए इनकार कर सकती है। पति से संभोग करने के लिए इनकार कर सकती है, मना कर सकती है। यह उसका अधिकार है अगर वो मेहर नहीं देता है तो। ऋण के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार होता है। ऋण के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार होता है। ठीक। तीसरा अधिकार देखिए, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखना। जो मृतक पति है, बिल्कुल मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखने का अधिकार होता है उसे। कब्जा का अधिकार उसे हो जाता है, रखती है वो। और एक पत्नी को मिल जाती है जब उसका मेहर ना दिया जाए। मेहर जो ऋण है उसकी उन्मुक्ति है उस ऋण की अदायगी द्वारा होती है या पति के जीवन के काल में या उसकी मृत्यु के बाद क्षमा द्वारा की जा सकती है। उसे माफ़ किया जा सकता है। अगर माफ़ कर दिया जाएगा तो फिर कोई भी ऋण नहीं होगा उसके ऊपर मेहर का। हसीन बानो केस में कहा भी गया, हसीन बानो बनाम आलम नून के केस में AIR 2007 का केस है। इसमें क्या था कि पत्नी ने अपने पारिवारिक सदस्यों के समक्ष अपने मेहर को छोड़ दिया। मतलब जो पारिवारिक सदस्य थे उनके सामने माफ़ कर दिए मेहर। पत्नी मेहर के त्याग के समय वयस्क थी और करार करने के लिए सक्षम भी थी, संविदा करने के लिए सक्षम भी थी। इसीलिए मेहर के अधिकार को त्याग इस बात में मान्य निर्णीत किया गया। ये कहा गया कि अगर वो सक्षम थी और वयस्क थी तो वो मेहर को छोड़ सकती है। इस बात को इस केस में कहा गया। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की मेहर के बारे में और स्त्री के जो पत्नी है उसके अधिकार के बारे में अगर मेहर ना दिया जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए असल लॉ स्टडी के साथ।